स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। जनगणना की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर जताई प्रसन्नता। देशवासियों से की इसमें हिस्सा लेने और इसे सफल बनाने की अपील। पीएम मोदी ने मन की बात में की सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और पवन ऊर्जा क्षेत्र में मिली उपलब्धियों की चर्चा। लोगों से की स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को चुनने की अपील। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज करेंगे प्रचार। विपक्षी पार्टियों ने भी झोंकी प्रचार में ताकत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से हड़कंप। ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया। शूटर को लिया गया हिरासत में। किसी के हताहत होने की नहीं खबर। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस के सामने सीएसके की चुनौती। वहीं दूसरे मैच में केकेआर की भिड़ंत लखनऊ से। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में देश में चल रहे जनगणना अभियान पर बात की। पीएम ने कहा कि अभियान पूरी तरह डिजिटल होने से नागरिकों के लिए ये प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वो इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे सफल बनाने में सहयोग करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा 20 करोड़ से अधिक दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की भी सराहना की, जिनमें ऐतिहासिक पांडुलिपियां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े महत्वपूर्ण पत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत की बेटियों द्वारा शानदार प्रदर्शन की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में चल रहे जनगणना अभियान के बारे में बात की और कहा कि यह बहुत जरूरी है कि देश के हर नागरिक को जनगणना अभियान के बारे में जानकारी हो और वो इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। पीएम मोदी ने बताया कि जनगणना की जानकारी सुरक्षित, गोपनीय रखी जाती है, साथ ही डिजिटल रूप से सुरक्षित होती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लेने और जनगणना 2027 को सफल बनाने की अपील की। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में आज की जीवन शैली पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते हुए इस समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। साथियों, कुछ दिन पहले ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पोर्टल पर एक अनोखा डेटाबेस शेयर किया है। इस संस्था ने 20 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों को डिजिटाइज कर सार्वजनिक किया है। यहां आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप www.abhilekpatal.in को जरूर विजिट करें। यह आपको अपने इतिहास का अद्भुत अनुभव देगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में फ्रांस के बोर्दो में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस प्रतियोगिता में भारत की बेटियों की शानदार प्रदर्शन की खूब तारीफ की। हमारी बेटियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे इस प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व है। इसमें मुंबई की श्रेया मुंदड़ा, तिरुवनंतपुरम की संजना चाको, चेन्नई की
शिवानी भरत कुमार और कोलकाता की श्रीमयी बेरा शामिल थी। इसमें हमारी टीम विश्व में छठे स्थान पर रही। श्रेया ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, संजना ने सिल्वर, तो शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत में ओलंपियाड के लिए छात्रों की चयन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। हर वर्ष देश भर की करीब 6 लाख स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। समय के साथ यह संख्या लगातार बढ़ रही है। देश की बेटियों के बीच ओलंपियाड का यह कल्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के 133वें संस्करण में पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की जयंती से पहले उनके शांति, करुणा और संतुलन के संदेश को याद किया। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात के बीच बुद्ध के आदर्शों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने बुद्ध के विचारों को फैलाने वाली संस्था का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में बुद्ध पूर्णिमा से पहले भगवान बुद्ध के संदेश और उनके आदर्शों को याद किया। प्रधानमंत्री ने शांति, करुणा और संतुलन के महत्व पर जोर देते हुए पश्चिम एशिया में फैले तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर भगवान बुद्ध के आदर्शों और सिद्धांत को बेहद प्रासंगिक बताया। भगवान बुद्ध के आदर्शों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था का उल्लेख किया जो भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाने का काम कर रही है। इस संस्था को लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ऑल्त्सर रिनपोचे चला रहे हैं, जिनका नाम लेते हुए प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों की तारीफ की। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मौजूद कर्मा मोनेस्ट्री का भी उदाहरण दिया, जो एक जीवंत क्षेत्र है और जहां 700 से अधिक देशी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। मन की बात कार्यक्रम के संस्करण में प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए 7 दिवसीय गणतंत्र के महोत्सव पर हुई बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम को याद किया। इस समारोह में भारतीय संगीत के समावेश को लेकर प्रधानमंत्री ने गर्व जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक खास अपील भी की। इस साल की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी बहुत यादगार रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सीएपीएफ के बैंड्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बीटिंग रिट्रीट के बीते जाने के बाद ये सारी मेहनत, ये उपलब्धि धीरे धीरे ओझल हो जाती थी, लेकिन अब इसे लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार वेव्स ओटीटी पर भी उपलब्ध है। आने वाले समय में यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होगा। आप इसे जरूर सुनें। मन की बात के संस्करण में प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के शांति एवं करुणा के सार्वभौम संदेश को याद करते हुए भारत की अजेय सैन्य शक्ति पर गर्व व्यक्त किया और भारतीय संगीत की अनुपम मधुरता, सांस्कृतिक गरिमा पर भी गर्व का भाव प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंकुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। केंद्रीय मंत्री के साथ कई लोग मौजूद थे जिन्होंने मन की बात के 133वें संस्करण को सुना।
और अब खबरें चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में तूफानी दौरे पर रहेंगे। मिशन बंगाल को धार देने के लिए पीएम मोदी आज एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसकी शुरुआत दोपहर में 24 परगना के बनगांव से होगी। यहां विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री हुगली के आरामबाग पहुंचेंगे। आरामबाग में दूसरी विजय संकल्प सभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर निशाना साधेंगे। दिन भर की रैलियों के बाद शाम को राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री एक भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नदिया जिले के तेहट्टा में दोपहर 3 बजे हरिचंद गुरुचंद स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह शाम 4 बजे राणाघाट दक्षिण में दूसरी रैली करेंगे और शाम 7 बजे उत्तर 24 परगना के बारासात में एक भव्य रोड शो के जरिए हुंकार भरेंगे। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज एक्शन मोड में रहेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बेहतर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अपना पहला रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे बेहला पश्चिम में एक और मेगा रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाएंगे। अब एक तरफ बीजेपी धुआंधार रैलियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कमान संभालते हुए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी रैलियों के जरिए विरोधियों पर बरस रहे हैं। इस बीच टीएमसी को समर्थन देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। केजरीवाल आज बालीगंज से प्रत्याशी शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन में गुरु रविदास पार्क के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की मशहूर मूर्तिकला अब सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा बन चुकी है। यहाँ की मिट्टी से बनी मूर्तियां बताती हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में संस्कृति और रोजगार दोनों का कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की रिपोर्ट में देखिए कि कैसे मूर्तिकला इस चुनाव में बनी है अहम मुद्दा। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की मिट्टी की मूर्तिकला सिर्फ कला नहीं बल्कि राजनीति, पहचान और आजीविका की कहानी भी है। चुनावों के समय ये कला एक बड़ा मुद्दा बन जाती है, जिसमें कारीगरों की मेहनत, सरकारी योजनाएं और राजनीतिक दलों का संदेश सामने आता है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बीच ये कला एक बार फिर चर्चा में है। इधर जो रोटी रोजी का लिए इधर तो अच्छा नहीं है, फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। इधर आर्ट तो है ही, आर्ट चलेगा ही चलेगा, लेकिन आर्टिस्ट के लिए कुछ तो करना ही होगा। वो तो हमारा तो मालूम में नहीं है, जो सरकार आता है कुछ करता है कि करता नहीं है। बीजेपी आएगा तो हम बोलेगा जो कुछ करो आर्टिस्ट के लिए, उसको रोटी रोजी में कुछ करना ही पड़ेगा। कृष्णानगर की मूर्तियां अपनी बारीकी और यथार्थवादी शैली के लिए काफी मशहूर हैं। यहाँ की गलियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं का होना आम बात है, लेकिन इस कला को आगे बढ़ाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये कला आज भी एक कलाकार से दूसरे कलाकार के बीच ही आगे बढ़ रही है। इस कला के महारथी सुबीर पाल मानते हैं कि इस कला के लिए अब विश्वविद्यालय का खोला जाना बेहद जरूरी है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहाँ जो कलाकारों का सीखने का कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे लोग इंटरेस्टेड है वो सीखने का, कोई चांस नहीं मिलता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके 2-10 आदमी को लेके, बच्चे को लेके हम सिखाते हैं। बड़े बड़े नामचीन कलाकारों के बीच यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कला के जरिए सिर्फ अपना पेट ही भर पाते हैं और कई बार तो वो भी मुश्किल से हो पाता है। मूर्तिकला परंपरा को लेकर टीएमसी से बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रमोट कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे स्थानीय कारीगरों की उपेक्षा का मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला कर रही है। कृष्णानगर के कारीगरों को साल भर कच्चे माल की बढ़ती कीमत, बिचौलियों और कम दाम की समस्या झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि वह कारीगरों का एक बड़ा वर्ग इस पेशे से लगातार दूर होता जा रहा है, जिससे इस परंपरा पर खतरा भी मंडरा रहा है। भारत की सांस्कृतिक मूल्यों में यहाँ एक नई पहचान विकसित हुई। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कृष्णानगर की घुर्नी कला,
जिसमें कि मूर्तियों के माध्यम से लोगों का जीवन यापन होता है और इसमें उनकी उम्मीदें हमेशा रहती हैं कि हर चुनाव में उनके लिए कुछ हो, लेकिन अंततोगत्वा उनके लिए सिर्फ हाथ में रह जाते हैं तो ये पुतले और ये मूर्तियाँ। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कृष्णानगर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पहली बार ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव के लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। कोलकाता में सुरक्षा बलों की सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात की गई हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों का पहरा है ताकि मतदाता बगैर किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर बांग्लादेश से सटी हुई बिना बाड़ वाली सीमाओं पर विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती इलाकों में सघन नाका चेकिंग जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था अधिक कड़ी होगी। दूसरे चरण में 6 जिलों और कोलकाता के 142 विधानसभा क्षेत्रों के 40,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 2348 कंपनियों को तैनात किया है, जिसमें सबसे ज्यादा 507 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में रहेंगी। इसके अलावा दूसरे चरण के लिए कुल 95 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तटीय सीमा से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सुंदरबन क्षेत्र में भी गश्त को बढ़ा दिया गया है। Second phase, definitely additional security is deployed because second phase we've got more forces than the first phase. सब इंतजाम है, हमारे BSF है और हम लोग ने नाका चेकिंग कर रखी है एंड आपका 48 आवर्स पहले पूरा खाली कर दिया जाएगा। सब चेकिंग, सब व्यवस्था है, सब प्लान है हमारे पास। एकदम फ्री फेयर पीसफुल इलेक्शन होगा। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। गुजरात में आज 15 नगर निगमों समेत विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता 9,992 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी। मतदान प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों के साथ साथ दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शिलाज प्राइमरी स्कूल पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। रुक करते हैं बाकी खबरों का। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में प्रेस डिनर में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी वहां पर मौजूद थे। घटना में प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन एक अधिकारी घायल हो गया। हालांकि वो सुरक्षित है। ये घटना वेलकम स्पीच के बाद और डिनर के दौरान तब हुई जब ट्रंप बोलने वाले थे। इस मामले में आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के वक्त होटल के पास 4 से 6 जोरदार धमाके सुने गए और कार्यक्रम में आए मेहमान टेबल के नीचे छिपने के लिए भागने लगे। इधर टैक्टिकल सुरक्षा टीम ने डिनर के लिए बैठे ट्रंप को अपने घेरे में लेकर उन्हें वहां से निकाला। इसके साथ ही पुलिस भी वहां पहुंची और आयोजन स्थल पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। एक कैबिनेट अधिकारी महमद ओज ने मीडिया को बताया कि घटना में ट्रंप ही टारगेट थे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट टीम ने बहादुरी से तत्काल कार्रवाई करते हुए
शानदार काम किया और शूटर को गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के अनुसार घटना के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक रैली में भी उन पर गोली चली थी। तो एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका की ये घटना जहां ट्रंप और उनकी पत्नी सुरक्षित हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's great shape. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि वॉशिंगटन डीसी के होटल में हालिया घटना में राष्ट्रपति ट्रंप प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति के सकुशल होने की जानकारी से राहत मिली है। मैं उनकी सुरक्षा और कुशलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान के मद्देनजर लू संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर में उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक देखा गया है। आईएमडी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है। भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरों के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर फोटोग्राफर रघु राय नहीं रहे। भारतीय फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता के जनक रघु राय ने 83 साल की उम्र में रविवार तड़के अंतिम सांस ली। वो 2 साल से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार शाम 4 बजे लोधी शमशान घाट में किया जाएगा। रघु राय का जन्म 18 दिसंबर 1942 को विभाजन से पहले के पंजाब के झंग गांव में हुआ था। खेल की खबरों में आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में लगातार 3 जीत के साथ उतर रही है, जबकि टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस को पिछले मैच में आरसीबी के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में गुजरात की कोशिश जीत की पटरी पर लौटने की होगी। वहीं आज के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। अंक तालिका में नीचे से पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण है। घरेलू मैदान पर इस सीजन में एलएसजी का प्रदर्शन खराब रहा है और ऐसे में लखनऊ की नजर अपनी गलतियों में सुधार के साथ जीत पर होगी। फिट इंडिया मुहिम के तहत हर रविवार की तरह आज पूरे देश भर में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रीनगर में साइकिलिंग कर फिटनेस के संदेश को आगे बढ़ाया, तो वहीं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हजारों लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस के साथ एक स्मार्ट और स्वस्थ भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संदेश दिया। इस दौरान तीरंदाज के चिकिता और पार्थ सुशांत सालुंखे और हॉकी खिलाड़ी महिमा चौधरी ने फिटनेस के लिए साइकिलिंग के महत्व को बताया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्र के विकास में वहां के नागरिकों का फिट रहना बहुत जरूरी है। संडे ऑन साइकिल फिटनेस का संदेश है। कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। नागरिक फिट रहेंगे तो सोसाइटी यानी कि समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी है और अगर इसको एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में हम अपनाएं तो जैसा आज हम लोगों ने बताया कि पैदल चलना चाहिए या छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचेगा
और हम हमारे कंट्री के बढ़ावा में, कंट्री के निर्माण में काफ़ी इसका योगदान होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT वो इस साल इसमें एक प्राउड पार्टनर के रूप में जुड़ा है और हमारे जुड़ने का मतलब ये है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से हम हेल्थ में और लोगों के नॉर्मल फिटनेस में योगदान कर सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर मुझे जो एक विशेष बात नज़र आई है कि लगभग 8-10 वर्ष से लेकर के और 50-60 साल तक के 60 साल तक के लोग वागों का स्टेटस यहाँ पर है, जो कि दिखाता है कि जो एक मुहिम छिड़ी हुई है फिट इंडिया की, उसमें लोग किस प्रकार जुड़े हैं। पृथ्वी दिवस पर जो शपथ एक आयोजित की है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो आयोजन किया है पूरे भारतवर्ष में, बाकी मंत्रालयों ने किया है, जो कि इस बार आवर पावर अवर प्लेनेट पर है, जो कि दिखाता है कि हमारे जो प्राकृतिक के जो संसाधन हैं उनको हमें बिना किसी अपव्यय के अपना उपयोग करना है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।